चलिए, आज हम लोग भारतीय इतिहास के अंतर्गत बात करने वाले हैं ऐतिहासिक स्रोतों की। ठीक है, देखो, कल हमने लास्ट क्लास में देखा कि जो इतिहास है उसका इंट्रोडक्शन क्या है, इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई। तो हमें पता है कि हेरोडोट्स या हेरोडोटस है ना, उसने एक किताब लिखी जिसका नाम था स्टोरिका, है ना। और यह जो ग्रीक यूनानी व्यक्ति था जिसने प्रथम बार क्या किया, इतिहास को वर्णित करने का काम किया, है ना। फिर हमने देखा कि भारत के नाम विभिन्न जो क्षेत्र के निवासी हैं, जैसे यूनानी हैं, ईरानी हैं, चीनी हैं, अफ्रीकी में हिब्रू है, हिब्रू जो भाषा है उसमें हुड्डू नाम भारत का देखने को मिलता है। तो हमने देखा कि विभिन्न नाम क्या क्या रहे हैं भारत के। जैसे यूनानियों ने इस देश के लिए इंडोस शब्द का प्रयोग किया, जिससे उधार लेकर, है ना, ईरानियों ने इस देश के लिए इंडस शब्द का प्रयोग किया, है ना। सिंधु को हिंदू कहा, ठीक है। किंतु चीनियों ने कहा, हिब्रू में हुड्डू कहा गया, ठीक है। लैटिन में इसे इंडिया कहा गया, है ना, इंडिया से इंडिया बना। तो ऐसे भारत का नामकरण हुआ, ठीक है। और भारत कहा किसने, आप भारत जो है हिंदी हिंदुत्व वाली जो थी क्या, राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, ठीक है। और इसके बारे में विभिन्न साक्ष्य भी हमें देखने को मिले। और ऋषभदेव के पुत्र जैनिज्म थ्योरी के अनुसार, है ना, ज्येष्ठ पुत्र के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। तो विभिन्न थ्योरीज जो है ना, वो हमने देखी। आज हमको चर्चा करना है भारतीय इतिहास के स्रोतों पर। देखो, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो इतिहास है वो संविधान आपके वैज्ञानिकता पर आधारित है ना। बिना वैज्ञानिक प्रमाण के कोई भी चीज इतिहास के अंतर्गत नहीं शामिल की जा सकती। तो अगर किसी भी चीज को इतिहास बनना है तो उसे क्या साबित करना पड़ेगा, अपनी प्रामाणिकता साबित करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसी आधार पर इन स्रोतों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक ऐसे स्रोत जो क्या हो, साहित्य के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं, उन्हें हम साहित्यिक स्रोतों के रूप में रखते हैं। जैसे कोई किताब है, कोई ग्रंथ है, वेद है, पुराण है ना, या किसी धर्म से संबंधित धर्म शास्त्र हैं, लोक कथाएं हैं, ये सभी जो साक्ष्य हैं, है ना, जो हमें क्या मिले, पुस्तकों में मिले, वो क्या कहलाएंगे, साहित्यिक साक्ष्य कहलाएंगे, ठीक है। वहीं पर वे साक्ष्य जो हमें खुदाई से मिले हों, ठीक है, खोज से मिले हों, अवशेष के रूप में मिले हों, भौतिक वस्तुओं के रूप में, जैसे सिक्कों के रूप में, आपके खंडहर के रूप में, ठीक है, किसी बर्तन के टुकड़े हों, ठीक है, तो ये, या औजार हों, ये सभी अवशेष कहलाते हैं पुरातात्विक स्रोत, है ना। क्या कहलाते हैं, पुरातात्विक स्रोत। तो हम भारतीय इतिहास को मुख्यतः दो स्रोतों में बांटते हैं। एक आपका ऐसे स्रोत जो साहित्य से जुड़े हुए हों, और दूसरे ऐसे स्रोत जो हमें खुदाई या खोज से प्राप्त हुए हों, ठीक है। और उसके बाद उन स्रोतों का हम टाइम लाइन तय करते हैं, उनकी कार्बन डेटिंग के अनुसार हम उनकी आयु तय करते हैं, है ना, ठीक है। और उसके आधार पर हम तय करते हैं कि वो स्रोत किस काल या किस व्यक्ति या किस घटना से जुड़े हुए हैं, और उस आधार पर हम उस घटना को रिलेट करते हैं भारतीय इतिहास या ऐतिहासिक घटनाओं से, ठीक है। तो मेनली दो ही क्या है, हिस्से हैं ऐतिहासिक स्रोतों के। अब इसके अंतर्गत हम इन स्रोतों को और अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं, जिसकी चर्चा हम यहाँ पर अभी आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो भारतीय इतिहास या प्राचीन भारत के इतिहास को हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, भारतीय इतिहास निर्माण के स्रोत या प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, है ना। तो स्रोत को हम मेनली दो भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो पहला स्रोत क्या होगा, पहले हम सबसे पहले बात करने वाले हैं पुरातात्विक स्रोतों पर, ठीक है। दो भाग में बांट रहे हैं, पुरातात्विक और
साहित्यिक स्रोत। ये दो भागों में बांट रहे हैं। क्लियर? क्या? पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत, है ना? अब देखो, जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो दो तरह के होंगे। ठीक है, एक जो हमारे देश में प्राप्त हुए हैं और एक विदेशी स्रोत या विदेशियों के द्वारा। तो इसे हम दो भागों में बांटते हैं, देशी और विदेशी स्रोत। ठीक है, इनको पुरातात्विक स्रोतों को। ठीक है, ठीक। अब इस देशी और विदेशी में हम देखते हैं कि कौन से अभिलेख हैं। ठीक है, अभिलेख, अभिलेख मैंने समझ लिया क्या? जब भी आप किसी भी भौतिक वस्तु पर चोट करके या अंकित करके कोई चीज उकेर रहे हैं तो क्या कहलाते हैं? आपके अभिलेख कहलाते हैं। चाहे वो गुहा लेख हो, यानी गुफाओं से प्राप्त हो, ठीक है, चाहे प्रस्तर अभिलेख हो, प्रस्तर माने पत्थर, पत्थरों पर उकेरे गए हों, चाहे वो ताम्र पत्र हो, ठीक है, कास्ट अभिलेख हो, ये सभी क्या आते हैं? अभिलेखों के अंतर्गत आते हैं। तो अभिलेख देशी और विदेशी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो सबसे पहले मैंने बात की अभिलेख, दूसरे हैं सबसे महत्वपूर्ण सिक्के, है ना? छत्तीसगढ़ का इतिहास मोस्टली जो लिखा गया है वो सिक्कों के आधार पर ही लिखा गया है। ठीक है, क्लियर? तो अभिलेख, फिर सिक्के, फिर क्या है? मूर्तियां, ठीक, खंडहर या अवशेष, भवन अवशेष, और पांचवा जो है वो है आपके मृत भांड, बर्तन, ठीक है, या औजार। ठीक, तो ये देशी या विदेशी दोनों हो सकते हैं, सिक्के हों, अभिलेख हों, मूर्तियां हों, मृदभांड हों, खंडहर अवशेष या स्मारक हों, है ना? ठीक है, क्लियर? सिक्के हों, मुहरे हों, ठीक है, क्लियर? तो ये सभी क्या कहलाते हैं? आपके पुरातात्विक स्रोत। अब अगर हम बात करें किसकी? साहित्यिक स्रोतों की, तो साहित्यिक स्रोतों की दो कैटेगरी, दो कैटेगरी कौन कौन सी? एक है धार्मिक साहित्य, यानी ऐसे साहित्य जिनका वर्णन किसी धर्म शास्त्रों में है ना, वहां से हमने कुछ लिया। तो एक है धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। ठीक है, लौकिक साहित्य पर बाद में आएंगे, पहले धार्मिक साहित्य को देखते हैं। धार्मिक साहित्य को भी हम, अब चूंकि धर्म आधारित है तो धर्म आधारित है तो भाई धर्म अलग अलग है, अब उन धर्मों को हम कैटेगराइज करेंगे, है ना? ठीक है, क्या है? धर्म आधारित है और धर्म को क्या करेंगे? हम कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, तो हम अगर धर्म को कैटेगराइज करें तो अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो हम इसे मुख्यतः तीन धर्मों पर बांट सकते हैं जो मुख्य हैं। पहला है आपके जो क्या है? हिंदुइज्म से संबंधित हैं, उन्हें कहते हैं हम ब्राह्मण साहित्य। क्या कहते हैं? ब्राह्मण साहित्य। दूसरे हैं आपके जैन साहित्य और तीसरे हैं बौद्ध साहित्य। ठीक है, क्या? ब्राह्मण, है ना, जैन और बौद्ध साहित्य। ठीक है, अब ब्राह्मण साहित्य जो हिंदुइज्म से संबंधित हैं उन्हें भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे? एक है वैदिक साहित्य और है वैदिकेतर साहित्य। ठीक है, क्लियर? ठीक, और
इन्हें वैदिक साहित्य को ही हम श्रुति कहते हैं और दूसरी है वैदिकेतर में स्मृति साहित्य। ये दो कैटेगरी में हमने इनको बांट लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो पहले इसी पर चर्चा करते हैं, फिर उस पर जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, वैदिक या श्रुति। श्रुति, श्रुति किसे कहते हैं? श्रुति अर्थात ऐसे ग्रंथ जिनकी रचना किसने की है? डायरेक्ट किसी ऋषियों ने की है, भगवान के जो उपदेश हैं उनको सुनकर। ठीक है, तो ईश्वरीय जो उपदेश हैं वो जैसे के तैसे लिखे गए हैं, है ना, ऋषियों के द्वारा, उन्हें हम कहते हैं श्रुति। श्रुति माने सुनना। ठीक है, तो ईश्वर ने जो उपदेश दिए उनको डायरेक्ट जैसा कहा गया वैसा लिखा गया, है ना, उसे हम कहते हैं श्रुति। दूसरे होते हैं स्मृति। स्मृति माने आपको पता है याददाश्त होती है, स्मृति माने तो जो उपदेश दिए गए जो भी चीजें थी उनको बाद में संकलित करके लिखना, बाद में लिखना, अपने हिसाब से ढाल के लिखना, है ना। थर्ड पार्टी हो सकते हैं, फोर्थ पार्टी हो सकते हैं, है ना, फर्स्ट पार्टी नहीं हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वैदिकेतर साहित्य या स्मृति ग्रंथ कहते हैं, है ना, जो स्मृति के आधार पर लिखे गए हैं। ठीक है, तो वैदिक साहित्य या श्रुति में आते हैं आपके वेद। इनकी संख्या कितनी है? 4। ठीक है, दूसरे आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तीसरे आते हैं अरण्यक, और चौथे हैं उपनिषद। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए अरण्यक और उपनिषद स्मृति है कि श्रुति साहित्य है? स्मृति ग्रंथ है या स्मृति ग्रंथ है? तो भाई क्या है ये? श्रुति है। ठीक है, स्मृति की बात करें तो वेदांग, ठीक है, कितनी है संख्या? 6 है। ठीक, वेदांग है, पुराण है। ठीक है, कितनी है संख्या? 18 है। ठीक है, इसके बाद महाकाव्य है। महाकाव्य मेनली हम दो देखते हैं, एक है महाभारत और दूसरा है आपका रामायण। ठीक है, फिर चौथा है आपका धर्मशास्त्र। ठीक है, धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र में धर्मसूत्र, स्मृति ग्रंथ, टीकाएं, निबंध, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके अलावा नीति शास्त्र। ठीक है, ये हो गए वैदिकेतर साहित्य। क्या हो गए? वैदिकेतर साहित्य हो गए। ठीक है, क्लियर? तो वेद है आपके 4, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अरण्यक है, उपनिषद कितनी संख्या इनकी जी? 108 है, याद रखिएगा। कितनी है उपनिषदों की संख्या? 108 है। यहाँ पर वेदांगों की अगर बात करें तो 6 है, पुराण 18 है, स्मृतियां जो है ना, वो किसके अंतर्गत आती है? धर्मशास्त्रों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, महाकाव्यों की बात करें तो रामायण महाभारत है ना। धर्मशास्त्र के अंतर धर्मसूत्र, स्मृतियां, टीकाएं, ये सब आते हैं। नीति शास्त्र, ये सब चीजें आती हैं। फिर अगर ब्राह्मणोत्तर साहित्य की बात करें, ये ब्राह्मण साहित्य है, ये दोनों ब्राह्मणोत्तर है। ये दोनों बौद्ध और जैन, ये दोनों क्या कहलाएंगे? ब्राह्मणोत्तर। ठीक है, तो ब्राह्मणोत्तर यानी ब्राह्मण धर्म से इतर साहित्य यानी अलग। तो बौद्ध जैन है, तो जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य दो है। तो जैन साहित्यों को हम किनके नाम से जानते हैं? आगम या अंग के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं जैन साहित्यों को? हम आगम या अंग। क्वेश्चन पूछा जाता है जैन साहित्यों को क्या कहा जाता है, तो आगम या अंग कहा जाता है। ठीक है, अब देखो जैन साहित्यों की अगर बात करें तो अंग है कितने आपके? कितने अंग हैं जी? 6, सॉरी 12। 12 अंग है और 12 ही उपांग है। कितने हैं? 12 अंग है, 12 उपांग है। प्रकीर्णों की संख्या, प्रकीर्ण, ठीक है, प्रकीर्ण की संख्या भी कितनी है आपकी? यहाँ पर 10 है। ठीक है, प्रकीर्ण की संख्या कितनी है? 10 है। छेद सूत्र 6 है, छेद सूत्र
यहाँ पर 6 है और मूल सूत्र की संख्या यहाँ पर कितनी है? 4 है। ठीक है, इसके अलावा नंदी सूत्र है, अनियोग द्वार है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये तो हो गए जैन के धार्मिक ग्रंथ, ये जितने बताए ये धार्मिक हैं जैनों के। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पर जैनों के गैर धार्मिक ग्रंथों की बात करें या जैनिज्म से संबंधित अन्य ग्रंथों की बात करें तो उसमें क्या क्या यहाँ पर आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर देखते जाइएगा। परिशिष्ट पर्व जैन धर्म से संबंधित है, परिशिष्ट पर्व। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा परिशिष्ट पर्व कौन से धर्म से संबंधित है। ठीक है, क्या परिशिष्ट पर्व कौन से धर्म से संबंधित है? तो भाई कौन सा धर्म संबंधित है? जैन धर्म संबंधित है। आचराम सूत्र, आचराम सूत्र या सूत्र दोनों सेम है, कोई चीज इसमें डिफरेंस अंतर नहीं है। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र। ठीक है, परिशिष्ट पर्व, आचराम सूत्र, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र। ठीक है, भद्रबाहु सूत्र। ठीक, क्या? भद्रबाहु सूत्र, आदि पुराण, उत्तर पुराण। और क्या है यहाँ पर? आदि पुराण और उत्तर पुराण, ये सभी जैनिज्म से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन इसमें से पूछा ही जाता है कि इनमें से कौन से घर में जो ग्रंथ हैं वो जैनिज्म संबंधित हैं, इनमें से कौन से ग्रंथ बौद्धिज्म संबंधित हैं। तो ये आपको जो पुराण है ना, उत्तरकांड नहीं, उत्तरकांड रामायण का है। आदि पुराण, उत्तर पुराण, ये दोनों किस संबंधित हैं? जैनिज्म संबंधित। परिशिष्ट पर्व है, आचराम सूत्र है, कल्प सूत्र है, भगवती सूत्र है, बाहु सूत्र है, ये सभी के संबंधित है, जैनिज्म है। लेकिन ये गैर धार्मिक, ये धार्मिक ग्रंथ है। अंग उपांग प्रकरण 6 सूत्र मूल सूत्र। ठीक है, क्लियर। फिर अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो उसमें पहले हम धार्मिक साहित्यों की बात करेंगे। और धार्मिक साहित्यों में आपके सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पिटकों की। पिटक, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है इनमें, जैन धर्म में। अब पिटक जो है ये 3 तरह के हैं। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, इन पर हम चर्चा जब जैनिज्म पढ़ेंगे तब वहां पर हम करेंगे। ठीक है, तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और क्या, अभिधम्म पिटक, ये क्या है? बौद्ध धर्म संबंधित है। फिर है जातक कथाएं। जातक कथाएं जो है ये महात्मा बुद्ध जो थे, है ना, गौतम बुद्ध थे, उनके क्या पूर्व जीवन की कथाएं, है ना, क्या पहले के जीवन के जितने भी उन्होंने क्या लिए, अवतार लिए, इस तरह की जो कथाएं हैं वो किसमें संकलित है? जातक कथाओं में संकलित है। ठीक है, इसके अलावा कल्पसूत्र। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र के 3 पार्ट हैं। स्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र, क्या, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और शुल्ब सूत्र। ठीक है, क्लियर। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और शुल्ब सूत्र, ये 3 पार्ट हैं कल्प सूत्र के। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें किसमें, बौद्ध धर्म में, क्या अन्य जो चीजें हैं, अन्य ग्रंथ हैं, तो हम बात करेंगे जी, यहां पर देखिएगा मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो जो है वो किससे संबंधित है? आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, महावस्तु, क्या, महावस्तु, ये भी किससे संबंधित है? मिलिंद, मिलिंद नाग से, है ना, मिलिंद माने मीनांडर और नागसेन के मध्य जो संवाद है उसी क्या कहते हैं? मिलिंद पन्हो कहते हैं वो, और हम चर्चा करेंगे आगे। फिर है महावस्तु, दीपवंश और महावंश। दीपवंश और
महावंश। क्वेश्चन पूछा भी जाता है बहुत बार इनसे कि श्रीलंका का राजधर्म क्या था, है ना, उनके बारे में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, तो दीपवंश, महावंश। ठीक है, तो ये गैर विहित है और ये क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। कौन आपके ये ऊपर जो दिए गए विनय, सुत्त और अभिधम, ये तीन पिटक हैं, त्रिपिटक कहे जाते हैं, है ना। बौद्ध धर्म में मौजूद है त्रिपिटक, विनय, सुत्त और अभिधम पिटक। तो ये त्रिपिटक, जातक कथाएं, कल्पसूत्र, ये बौद्ध धर्म के धार्मिक साहित्य हैं और ये उसी धर्म में संबंधित, बौद्ध धर्म संबंधित गैर विहित साहित्य हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें क्या आपके साहित्यों की, तो साहित्यों को हम, है ना, अगर हम बात करें लौकिक साहित्यों की, है ना, तो लौकिक साहित्यों में आ जाते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। क्या, ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, क्या, ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी, है ना, किसी की जीवनी है वो भी इतिहास के रूप में इसको क्या दिया जाता है, स्थान दिया जाता है इतिहास के रूप में, है ना। ठीक है, पादशाहनामा है, ठीक है, ठीक है, तो वो सब ग्रंथ हैं, ये सब इसमें आ जाएंगे। साहित्य है, अन्य साहित्य, ये सब में आ जाएंगे। अब देखो, धार्मिक साहित्यों को भी हमने दो भागों में बांटा, एक है देसी, है ना, और ये वैदेशिक साहित्य। वैदेशिक जो साहित्य है ना, वैदेशिक साहित्य, ये मोस्टली क्या है, यात्रा वृत्तांत है। ये क्या है, यात्रा वृत्तांत। ठीक है, अलग अलग देश के अलग अलग लोग जो थे, उन्होंने जो अपनी भारत की यात्रा के दौरान जो चीजें वर्णित की, उन्हीं को ही हम क्या कहेंगे, वैदेशिक साहित्य और यात्रा वृत्तांत कहेंगे। तो सबसे पहले यूनानी आए, उसमें आप हेरोडोट्स के बारे में देखेंगे, है ना, परपोपोलिस का नक्शे रुस्तम देखेंगे। ठीक है, तो ये सब के बारे में वैदेशिक साहित्य में पढ़ेंगे। फिर है चीनी धर्म संबंधित साहित्य, है ना, क्या, चीनी, है ना, चाइना के, तो चाहे वो संगुयन हो, चाहे फाइयान हो, चाहे ह्वेनसांग हो, चाहे हुईली हो, है ना, ठीक है, सिंह हो, है ना, ठीक है, मातवेन ली है ना, ये सभी क्या थे, चीनी थे। उसके बाद हम तिब्बती देखेंगे, लामा तारानाथ है, उनकी रचना कंग्यूर और तंग्यूर है, उसमें हमारे भारत देश के बारे में वर्णन मिलता है, उसको भी डिस्क्राइब आगे देखेंगे। तो तिब्बती है, ठीक है। फिर चौथा है आपका अरबी, है ना, अरब देश के यात्री। ठीक है, हो गया। तो इतने सारी चीजें हैं, ये सब भारतीय इतिहास के स्रोत बनते हैं और इन्हीं स्रोतों के आधार पर भारत का इतिहास लिखा गया है ना, और जिस पर हम डीप डेप्थ चर्चा एक एक करके यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो आपको दिख रहा है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। ये हर एग्जाम के हिसाब से चार्ट कंप्लीट है, इससे बाहर चीजें नहीं जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग पुरातात्विक साक्ष्यों से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा कि भाई किसी भी इतिहास लेखन में दो तरह के स्रोत होते हैं, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या है, पूरा तत्व संबंधित है, पूरा तत्व, पूरा माने प्राचीन और तत्व माने क्या, वस्तु, है ना। तो कोई भी प्राचीन वस्तु जो हमको प्राप्त हुई है, उसको उसके आधार पर अगर इतिहास लिखा जा रहा है तो पुरातात्विक स्रोत कहलाएगा, है ना। जैसे रामायण में जो कथाएं हैं उनकी तुलना करके, है ना, उस काल में जो कलात्मकता है ना, ठीक है, उसकी तुलना करके जो अयोध्या में, है ना, ठीक है, अयोध्या जो प्रमाणित किया गया किसके द्वारा, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना, ठीक है, उसके भी इतिहास को चर्चा करेंगे। तो वो किसके आधार पर है, वो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर, वहां पर खुदाई की गई, वहां से साक्ष्य निकले, उनकी तुलना तत्काल समय के ग्रंथों से की गई और उसी आधार पर हमने जाना कि वो क्या है, रामायणकालीन स्थल रहा है। ठीक है,
तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम पुरातात्विक साक्ष्य की। तो पुरातात्विक साक्ष्यों को जानने से पहले कुछ चीजें मैं टर्मिनोलॉजी आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा डेटिंग की, है ना, तिथि अध्ययन की। ठीक है, क्लियर। तो देखो, अगर हम डेटिंग की बात करें तो हम यहां पर पढ़ेंगे ईसवी ईसा पूर्व, ये शब्द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ईसवी ईसा पूर्व। कई जगह आपको लिखा जाएगा एडी और बीसी। ठीक है, कई जगह आपको सीई और बीसीई शब्द देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये है क्या एक्चुअल में? तो देखो, जैसे हम अंग्रेज मैथ्स में पढ़ते हैं पूर्णांक। क्या पढ़ते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक जो है शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का मिश्रण होता है। ठीक ऐसा ही है। क्योंकि देखो, इतिहास लिखने की अलग अलग परंपरा रही, और इतिहास लेखन में जो डेटिंग है ना, वो देखो हर कोई अलग अलग लिखता है, लेकिन यूरोपियंस ने जैसा इतिहास लिखा, पश्चिमी विचारकों ने जैसा इतिहास लिखा, उसमें उन्होंने जो धुरी मानी इतिहास लेखन की, वो माना ईसा मसीह के जन्म को। तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की घटनाओं को उन्होंने क्या कहा? ईसा पूर्व कहा। क्या कहा? ईसा पूर्व कहा, बिफोर क्राइस्ट कहा। तो मान ली इस, है ना, काल में ईसा मसीह का जन्म होता है। ईसा मसीह का जन्म होता है ना। और ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की घटनाएं क्या कहलाती हैं? बीसी कहलाती, बिफोर क्राइस्ट कहलाती। क्या कहलाती हैं? बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, क्या कहलाती है? बिफोर क्राइस्ट कहलाती है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं क्या कहलाएंगी? एडी। ऐसा उन्होंने कहा। क्या कहा? एनो डोमिनी कहा। ठीक है, एनो डोमिनी कहा। ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाओं को उन्होंने क्या कहा? एनो डोमिनो। इसका अर्थ क्या होता है? क्या कहा? क्या कहा? क्या होता है इसका अर्थ? ईश्वर का वर्ष। क्या होता है? ईश्वर का वर्ष होता है। ठीक है, एनो डोमिनी का अर्थ। अब देखो, ये तो क्रिश्चियन या कैथोलिक जो विचारधारक थे उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, अब मैं इस पे चीजों को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं। आपने देखा होगा कि भाई बीसी या ईसा पूर्व में घटनाएं जो है ना, वो कैसे आती हैं? घटते हुए क्रम में आती हैं। और एडी में घटनाएं क्या? बढ़ते हुए क्रम में देखने को मिलती हैं। ये अवरोही क्रम में देखने को मिलेगा और ये आरोही क्रम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अवरोही मैंने घटते हुए, यानी पहले 400 ईसा पूर्व पहले आएगा। 400 ईसा पूर्व या 2000 ईसा पूर्व। ठीक है, फिर 100 ईसा पूर्व। ठीक है, फिर उसके बाद आप इधर देखेंगे तो पहली शताब्दी ईस्वी, फर्स्ट एडी, है ना। फिर क्या? 100 ईसा पूर्व, 1947 ईस्वी, है ना। 100 ईस्वी, 1947 ईस्वी। वर्तमान में क्या चल रहा है? 2024 ईस्वी चल रहा है अभी। आप 2024 ईस्वी में, ये बढ़ते हुए क्रम में है, आरोही क्रम में है। ठीक है, तो जब तक ईसा मसीह का जन्म नहीं होगा तब तक घटनाएं घटते क्रम में रहेंगी, उसके बाद बढ़ते क्रम में रहेंगी। और ऐसे ही हम इतिहास को पढ़ रहे हैं। अब देखो, दौर बदला, लोगों ने कहा कि हम ये क्यों कहें बिफोर क्राइस्ट या एनोडोमी। तो इसका अलग नाम दिया गया। ईसा पूर्व को कहा जाने लगा बिफोर कॉमन इरा। कहा जाने लगा बिफोर कॉमन एरा, है ना। बीसीई कहा जाने लगा। तो आप लोग अब देखेंगे तो बीसी शब्द का वर्णन देखने को मिलेगा। और इसे कहा सीई।
सी माने क्या, कॉमन एरा। क्या कहा, कॉमन एरा। ठीक है, मैंने हम इतिहास को सिंप्लीफाई करते हुए ऐसे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें क्या सभी को समझ में आए और इतिहास को हर बच्चा बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ सके और समझ सके, है ना। बारीक से बारीक चीजें से लेकर हम कहाँ तक जाएंगे, डिटेल तक जाएंगे, है ना, छोटी छोटी से बड़ी बड़ी चीजों तक जाएंगे, ताकि किसी भी बच्चे को दिक्कत ना हो इतिहास पढ़ने में। और बिल्कुल हम स्टोरी वाइज ही चलेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया कि पुरातात्विक साक्ष्यों को समझने के लिए या किसी भी इतिहास के अध्ययन के लिए आपको डेटिंग बहुत जरूरी है। तो जो डेटिंग है ना, ये इतिहास लेखन में और पढ़ने में यही प्रयोग की जाती है। ईस्वी, ईस्वी माने वर्तमान समय, ईसा पूर्व माने ईसा मसीह के जन्म का पूर्व समय। इसी शब्दों का हम यहाँ पर प्रयोग आपको करते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो वर्तमान में कॉमन एरा चल रहा है या ईस्वी चल रहा है, या जिसे हम एडी भी कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की घटनाओं को बिफोर क्राइस्ट, बीसी, या ईसा पूर्व हिंदी में, या बिफोर कॉमन एरा, या बीसीई हम कहते हैं। ठीक है, समझ में आया यहां तक। ये तो हो गया भैया डेटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो इन्होंने ऐसा डेटिंग किया। ठीक, मैं हिंदू डेटिंग पर भी आऊंगा, है ना। ठीक है, जिसमें हमारा थोड़ा सा और ब्रॉड है, ये तो बहुत छोटा सा लेके चल रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आता है, अगर हिंदू धर्म में देखें या सनातन संस्कृति में देखें, तो सबसे पहले आता है कल्प। कल्प का अर्थ होता है ब्रह्मा का एक दिन। ब्रह्मा का एक दिन जो है एक कल्प होता है, एक ब्रह्म दिवस। क्या कहलाता है, कल्प कहलाता है। कल्प के बाद होता है मनवंतर। क्या आता है, मनवंतर। क्या होता है जी, मनवंतर। मनवंतर जो है वो 71 दिव्य दिवस होते हैं। क्या आपके मनवंतर, है ना, सॉरी, 71 दिव्य युग होते हैं। ठीक है, और मनवंतर के बाद आते हैं दिव्य युग। ठीक है, दिव्य युग माने 4 युग। इन 4 युगों को हम क्या कहते हैं, दिव्य युग कहते हैं, है ना। और ये 4 युग कौन कौन से हैं, है ना। सतयुग, सतयुग के बाद त्रेता युग, त्रेता युग, फिर है द्वापर युग, और वर्तमान में क्या चल रहा है, कलयुग। हमने और ब्रॉड करके इसको पढ़ा है, हमने और इसको क्या देखा, और ब्रॉडली हमने इसको देखा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। मैं अगर डेटिंग की बात कर रहा हूं, है ना, तो ये क्या देखने को मिल रहे हैं आपको, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब चूंकि मैं ये युग बता रहा हूं, सतयुग माने सत्ता का युग, त्रेता, फिर द्वापर और कलयुग, ऐसे ही 4 युग चलेंगे। और इसमें आपको दशावतार देखने को मिलेंगे। तो दशावतार की अवधारणा को मैं यहीं पर बताता हूं, क्योंकि आपको इसी से कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले आता है मत्स्य अवतार। मत्स्य, भगवान विष्णु के 10 अवतारों में पहला है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार देखो कितना कनेक्टेड है, साइंस ने भी अब इसको समझा है। जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले कहां हुई, कहां हुई जी, जल में हुई। ठीक है, तो मत्स्य कहां रहता है, जल में, जलीय जीव, मछली। दूसरा है कूर्म अवतार। कूर्म, कूर्म माने कछुआ। कछुआ क्या है, उभयचर है, जल में थल में दोनों होता है। तो जल से थल की ओर आया मानव, जो जीव है वो जल और थल दोनों में रहने वाली। तो ये कूर्म क्या है, उभयचर है। फिर तीसरा है वराह अवतार। वराह अवतार क्या है,
सुअर, सुकर। तो वराह क्या है आपका थली जीव है, थल का पशु है। ठीक है, फिर है नरसिंह अवतार। क्या है? नरसिंह, नर और सिंह, अर्ध मानव, पशु और मानव के बीच की कड़ी। क्या? पशु और मानव के बीच की कड़ी क्या है? नरसिंह है। तो मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह ये सतयुग के अवतार है। त्रेता, त्रेता में आपको देखने को मिलेगा पंचम अवतार, वामन अवतार। ठीक है, क्या? वामन अवतार। ठीक है जी। और वामन के बाद, वामन माने बौना मानव, है ना, क्या? लघु मानव। फिर वामन के बाद क्या आ जाएगा? परशुराम, परशुराम। ठीक है, शस्त्र प्रयोक्ता मानव, शस्त्र का प्रयोग करने वाला, फरसा, परशु माने होता फरसा। ठीक है, तो परशुराम। फिर क्या आ जाएगा जी? राम। ठीक है, तो मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह। तो पहला जो सतयुग था वो जीव उत्पत्ति समय था, है ना। ये पशु अवतार है, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, है ना। ठीक है, उसके बाद वामन, परशुराम और राम त्रेता में। द्वापर में कौन सा अवतार? कृष्ण और बुद्ध अवतार, कृष्ण और बुद्ध अवतार। ये किस युग के हैं? द्वापर युग के हैं। और कलयुग में 10वां अवतार होगा, इसको कहा गया है कल्कि अवतार, कल्कि की अवधारणा, है ना। ठीक है जी। तो आपको गुप्त काल में दशावतार परिकल्पना देखने को मिलती, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ये दशावतार परिकल्पना किस काल में आपको देखने को मिली, तो गुप्त काल में देखने को मिलेगी, आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, अवधारणा इसी काल में विकसित हुई है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना भाई, क्या है, कैसे कल्प, कल्प के बाद मनवंतर, मनवंतर के बाद युग, है ना। कितने हैं युगों की संख्या आपकी? 4 है। ठीक है, दशावतार के बारे में भी हमने यहाँ पर देखा है। ठीक, ठीक है। अच्छा, लेकिन मनवंतर और इसको अगर हम डिटेल करने जाएं तो कल्प, कल्प तो ब्रह्मा का एक दिन है, लेकिन इस कल्प को भी हम विभाजित करें तो आएगा सबसे पहले सर्ग। सर्ग माने सृष्टि की उत्पत्ति। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति होती है ना, इस कल्प में जब ब्रह्मा जी कल्प में सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं तो उसको सर्ग कहते हैं। फिर आता है प्रतिसर्ग। क्या आता है? प्रतिसर्ग। प्रतिसर्ग क्या होता है जी? सृष्टि का विकास। क्या? इस सृष्टि की उत्पत्ति के बाद क्या, सृष्टि का जब विकास होना चालू होता है तो उसको बोलते हैं क्या? प्रतिसर्ग। ठीक है, देन मनवंतर। मनवंतर माने समय की आवृत्ति, है ना। ये जो युग है वो रिपीट होते जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे, है ना। तो 71 क्या दिव्य युगों के बराबर है एक मनवंतर। ठीक है, और इस दिव्य युग में आप और क्लासिफिकेशन करेंगे, है ना, तो इस युगों में, है ना, इस युग के अंदर दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पहला देखने को मिलेगा वंश। ठीक है, वंश क्या है? राजा और ऋषियों की क्या? वंशावली। क्या? वंशावली क्या है? वंश है। ठीक है, और वंशानुचरित क्या है? वंशानुचरित। जब इतिहास लिखा जाता है ऋषि मुनियों के द्वारा तो कुछ विशेष पात्र जो होते हैं, कुछ विशेष पात्र जो होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, उनका जब व्याख्यान किया जाता है तो उसको बोलते हैं वंशानुचरित। क्या कहते हैं? वंशानुचरित। ठीक है, तो ये तो क्या है,
हिंदू साहित्य या हिंदू धर्म के अनुसार ये क्या है, काल विभाजन है। लेकिन इतिहास जब लिखते हैं आप तो इसे सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर और इसके बाद वंश और वंशानुचरित में आप बांट के लिखते हैं। ठीक है, तो आप अधिकतर देखेंगे कि 18 जो पुराण है उनमें आपको 18 जो पुराण है और 18 उप पुराण है उसमें आपको वंशावली देखने को मिलेगी राजाओं की। ठीक है, क्लियर है। तो मनु की संतानें जितनी भी हुई, इक्ष्वाकु की संतान जितनी भी हुई, चाहे वो आपके सोमवंशी राजा हो, सूर्यवंशी राजा हो, उन सब का इतिहास आपको इन सब में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है जी, है ना। आप आगे देखेंगे मत्स्य पुराण में बहुत सारे साक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ठीक है, तो उन सब पर हम चर्चा एक एक करके डीप डिफाइन करेंगे ही। अच्छा, अब इसमें दूसरी चीज है, ये तो मैंने क्या कर लिया, विभाजन कर लिया, है ना, कि भाई ऐतिहासिक विभाजन कैसे किया गया, है ना। ठीक है, किसमें, आपके हिंदू धर्म में, और मैंने वो भी बता दिया। अच्छा, इतिहास लेखन में काल विभाजन ही हमने नहीं पढ़ा है। इतिहास लेखन में काल विभाजन हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम पुरातात्विक अगर साक्ष्य की बात कर रहे हैं तो पुरातात्विक जो साक्ष्य है ना, ठीक है जी, पुरातात्विक साक्ष्य है ना, क्या पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, पुरातत्व को आर्कियोलॉजी, है ना। क्या पुरातत्व अध्ययन, पुरातत्व अध्ययन को क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी कहते हैं। अब आर्कियोलॉजी में किसी भी वस्तु की, है ना, क्या कि वो किस काल संबंधित है, यह जानने के लिए हम विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। उनमें सबसे पहली है कार्बन डेटिंग, जो सबसे ज्यादा प्रचलित विधि है वो है क्या, कार्बन डेटिंग। दूसरी है यूरेनियम डेटिंग। ठीक है, ये दो विधियां जो किसके लिए प्रयोग की जाती हैं, आपके जो पुरातात्विक साक्ष्य है, क्या पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं उनको अध्ययन करने के लिए ये आपकी कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ठीक है, कम प्राचीन है तो चलेगा ही, लेकिन और ज्यादा प्राचीन है तो फिर आप क्या करेंगे, यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, यूरेनियम डेटिंग का। ठीक है, तो देखो यूरेनियम, सबसे पहले हम कार्बन डेटिंग की बात कर रहे हैं यहां पर। अब कार्बन डेटिंग में होता क्या है, किसी भी वस्तु की आयु की जानकारी के लिए हम प्रयोग करते हैं कार्बन डेटिंग। देखो, कार्बन डेटिंग में हम प्रयोग करते हैं C14 नामक एक कार्बन का क्या होता है, आइसोटोप, है ना। क्या होता है, आइसोटोप होता है, समस्थानिक होता है। और कैसा समस्थानिक है, रेडियो एक्टिव है ये, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है ना। क्या रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है कार्बन का, जिसका नाम है C14। होता क्या है, जब मनुष्य कोई भी जंतु है, जीव है, वो जब तक जिंदा है तब वह भोजन के माध्यम से या हवा के माध्यम से यह ग्रहण करते रहता है। क्या ग्रहण करते रहता है, C14 ग्रहण करते रहता है। कोई भी वस्तु है, कोई भी जीव है, कुछ भी, ये क्या करता है, रेडियो एक्टिव ग्रहण करते रहता है। ठीक है, जब तक क्या है, वो जीवित है। जीवित है तब तक वो क्या ले रहा है, ये C14 ले रहा है। ठीक है, सेम टाइम पर क्षरण भी चल रहा है ना। क्या चल रहा है, एडिशन हो रहा है इसमें,
और सब्सट्रैक्शन दोनों हो रहा है। लेकिन जैसे ही उस जीव की मृत्यु हो जाती है तो इसे ये मिलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, क्या हो गया, ये मिलना बंद हो गया। अब यहाँ पर एडिशन तो नहीं हो रहा है लेकिन सब्सट्रैक्शन हो रहा है, घट रहा है उस जीव से C14। तो यही जो घटाव है ना, इसकी गणना की जाती है ना, क्या की जाती है, गणना की जाती है। और इसी आधार पर उस जीव का क्या तय किया जाता है, तो वस्तु का क्या किया जाता है, काल तय किया जाता है, जिसको बोलते हैं, है ना, आप कार्बन डेटिंग। ठीक है, तो इसका आधा जो जीवन होता है, आधा जीवन, है ना, वो होता है 5812 वर्ष। ठीक है, 5812 ईयर क्या होता है, इसका आधा जीवन होता है C14 का। ठीक है, तो C14 है ना, किसी वस्तु में आधे जीवन में 5812 वर्ष। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि C14 का आधा जीवन कितना होता है, 5812 वर्ष। वो घट के कितना हो जाएगा, 5812 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो कोई भी जीव, अब होता क्या है कि भाई कोई भी जीव, अब माइक्रो छोटे छोटे जीव है ना, वो तो सभी जगह सभी वस्तु में चिपके हुए हैं और उन्हीं उसी को वैज्ञानिक निकाल के उसका अध्ययन करते हैं किसी भी वस्तु से। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग इसी को कहते हैं। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसी भी वस्तु के क्या तिथि अध्ययन में प्रयोग किया जाता है, इसमें तिथि के अध्ययन में प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपकी इस क्या जो शंका थी उसका समाधान किया कि भैया किसी वस्तु के का जो काल है वो निर्धारित कैसे होता है, कैसे वैज्ञानिकों को पता चल जाता है कि भाई ये किस काल का है। तो किस काल का है पहले कैसे पता चलेगा, आपको कार्बन डेटिंग करनी पड़ेगी। अगर और ज्यादा पुराना है, किसी पत्थर है ना, कोई पत्थर है उसका हमको जानना है कि वो और कितना प्राचीन साल का रहा हो, तो हम प्रयोग करते हैं यूरेनियम डेटिंग का। यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग अधिकतर आप फॉसिल्स अध्ययन में करते हैं। क्या, फॉसिल्स के अध्ययन में करते हैं, जीवाश्म अध्ययन में करते हैं। कोई फॉसिल जो है ना, वो बहुत पुराना है, यानी वो दब गया, मर गया, उसके फॉसिल्स अवशेष बचे हैं, तो उसको जानने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करेंगे, ना कि कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग 5812 वर्ष तक का ही होगा। लेकिन उस समय क्या, जब आपका कार्बनिफेरस काल का है ना, कि आपका मेसोजोइक काल का है, या क्रिटेशियस काल का है, कि जुरासिक काल का है ना। ठीक है, तो ओलिगोसिन का है ना, कि ये सब आप कैसे जानेंगे, तो यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करेंगे। आगे आप धीरे धीरे पढ़ोगे, पाषाण काल में समझ में आएगा, जियोग्राफी में आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग और प्राचीन अवधि की चीजों को प्रयोग कर जानने के लिए किया जाता है। पेड़ों के क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेड़ों के प्राचीनता का अध्ययन कैसे करते हैं आप, पेड़ों की प्राचीनता या उस वो कितना पुराना कैसे जान सकते हैं। तो भाई लेयरिंग, जितना ज्यादा लेयर होगा, है ना, वो उतना ही क्या होगा, पुराना होगा। कौन, आपका वो वृक्ष। ठीक, समझ में आया बात। तो ये रहा आपके क्या, मैंने तिथि अध्ययन कैसे किया जाता है इसके बारे में बात की। कल हम इसी पुरातत्व से आगे डिटेल करेंगे। कल पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा हम बात करेंगे किसके बारे में, साहित्यिक स्रोतों के बारे में। तो कल ये आपका स्रोत वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा। परसों से हम स्टार्ट कर देंगे आपका पाषाण काल और पाषाणकालीन महत्वपूर्ण क्या जानकारी के स्रोत, कैसा जीवन था मानव का, क्या खोज की उसने, किस हथियारों का प्रयोग करता था, किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग करता था, कहाँ से मिले हैं, क्वेश्चन कहाँ से बनता है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो कल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, है ना। और कल हम बात करने वाले हैं पुरातात्विक स्रोतों और साहित्यिक स्रोतों पर। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अपन कल नेक्स्ट वीडियो में।